दोस्तों, टीम धड़कन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। हर हार्ट पेशेंट को क्या जानना ज़रूरी है। मैं डॉक्टर रुचित शाह, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, आपको ये सब जानकारी दूंगा। इसमें हम देखते हैं कि हार्ट में 4 कमरे होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर के 2 कमरे को हम लेफ्ट और राइट एट्रियम कहते हैं, नीचे के 2 कमरों को हम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल कहते हैं। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई अपने पूरे बॉडी में जाता है और पूरे बॉडी से ब्लड सप्लाई अपना राइट एट्रियम में आता है। अपना हार्ट बाहर से इस तरह दिखता है। हार्ट में 3 मोटी मोटी नसें होती है। एक नस जिसको हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं, दूसरी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और तीसरी राइट कोरोनरी आर्टरी। पीछे से अपना हार्ट इस प्रकार दिखता है। हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि इसकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। हिंदुस्तान का पॉपुलेशन 125 करोड़ है और हिंदुस्तान वर्ल्ड का डायबिटिक और हार्ट डिजीज कैपिटल है। सिर्फ हिंदुस्तान में 70 मिलियन केसेस जितने केसेस होते हैं हार्ट डिजीज की वजह से, और हिंदुस्तान के 1/3 मौत सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से है। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि अगर किसी को चेस्ट पेन होता है तो क्या करना चाहिए। चेस्ट पेन मतलब छाती के आगे के हिस्से में, जबड़े के हिस्से में, लेफ्ट या राइट शोल्डर, पेट के हिस्से में, गर्दन में, या लेफ्ट या राइट हाथ के अंदरूनी हिस्से में, पीछे के बीच के हिस्से में, कहीं पे भी दर्द हो सकता है। अगर कभी भी अपन को चेस्ट पेन हो तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाएं और ईसीजी निकालें। आज से 100 साल पहले हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट क्या थी? रेस्ट इन पीस। फिर धीरे धीरे 1929 में जल्द से डायग्नोसिस होने लगा और गोलियां वगैरह शुरू होने लगी। धीरे धीरे 1950 में आईसीयू का कॉन्सेप्ट आया। फिर मेडिकल थेरेपी, इंजेक्शंस। 1970 में बाईपास सर्जरी शुरू हो गई। 1980 में एंजियोप्लास्टी, फिर स्टेंट्स और फिर इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी का इन्वेंशन हो गया। जब भी चेस्ट पेन होता है और ईसीजी में हार्ट अटैक के चेंजेस होते हैं तो पहले 60 मिनट्स को हम गोल्डन आवर कहते हैं और पहले 6 आवर्स को हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि अगर हमने इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी जैसी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जल्द से जल्द ली, यानी कि पहले 60 मिनट के अंदर ली, तो हमें मैक्सिमम फायदा हो सकता है। वही अगर 3 से 6 घंटे में ली तो फायदा काफी कम हो जाता है। 6 से 12 घंटे में फायदा और कम हो जाता है। इस तरह से ये ग्राफ से हमें पता चलता है कि हर घंटा जितना हम जल्दी एक्शन लेते हैं हार्ट अटैक के लिए, इतना ही हमें ज्यादा फायदा हो सकता है और हमारा हार्ट मसल बच सकता है। इसके लिए जल्द से जल्द सिम्टम्स को पहचानें, जल्दी ही हॉस्पिटल जाए, या तो एम्बुलेंस बुला के या तो खुद की कार में। ईसीजी निकालें और अगर ईसीजी में हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर्स हमें 2 ऑप्शन देंगे। अगर इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है तो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करनी ज़रूरी है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड और बेस्ट ट्रीटमेंट है। ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है।
अगर किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है तो आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा और इंजेक्शन के 3 से 24 घंटे के भीतर आपको एंजियोप्लास्टी करवा के लेनी है। दोस्तों अब समझते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मतलब एक टेस्ट है जिसमें हम देखते हैं कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज कहाँ है और कितना है। एंजियोग्राफी हम हाथ से भी कर सकते हैं और पैरों से भी कर सकते हैं। हाथ या पैरों की नस को पकड़कर हम हार्ट की नस तक जाते हैं। उस हार्ट की नस में हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं और उसी डाई को हम एक्सरे यानी कि फ्लूरोस्कोपी के अंडर देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपके ब्लॉक्स कहां पे हैं। ये सिर्फ एक टेस्ट है। एंजियोग्राफी होने के बाद का पिक्चर कुछ इस तरह दिखेगा। ये राइट साइड की नस है और ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है, ये लेफ्ट सरकमफ्लेक्स है। इसमें हमें समझ में आएगा कि ब्लॉकेजेस एक्चुअली कहां पर हैं और उसका क्या आगे जाके ट्रीटमेंट करना है। अब समझते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी मतलब ये ट्रीटमेंट है। एंजियोप्लास्टी में हम लोग एक वायर डालते हैं जो ब्लॉक के आर पार जाता है। उसी वायर के ऊपर एक बलून डालते हैं। वो बलून को बहुत ज्यादा प्रेशर से फुगा के वो ब्लॉक खोल देते हैं, जिससे कि आपका खून बहना शुरू हो जाता है। एंजियोप्लास्टी में उसके बाद हम एक स्टेंट डालते हैं। स्टेंट मतलब एक मेटल का चीज होता है जो बिल्कुल आपके पेन की रिफिल के ऊपर जो स्प्रिंग होती है उसी तरह से दिखता है, लेकिन ये जो मेटल का क्वालिटी होता है वो कोबाल्ट क्रोमियम से बना होता है और बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। इस पे मेडिसिन्स भी लोड की जाती है ताकि हर रोज हर घंटे छोटे छोटे माइक्रो ड्रॉपलेट्स वहां से रिलीज होते रहे। इस तरह से एंजियोप्लास्टी में स्टेंट बिठाकर वो ब्लॉक खोल दिया जाता है ताकि ब्लड विदाउट एनी स्टॉपेज वहां से फ्लो करता रहे। अब जब आपकी एंजियोप्लास्टी होगी तो डॉक्टर्स आपको 2 ऑप्शंस देंगे। या तो आप सादा स्टेंट बिठाएं मतलब बेयर मेटल स्टेंट, या फिर ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट बिठाएं। हमारे ओपिनियन से ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट बेस्ट है, जिसमें आसपास मेडिसिन यानी कि एवरोलिमस, जोटारोलिमस, साइरोलिमस ये सब लोडेड होता है, जो हर घंटे थोड़े थोड़े माइक्रोन्स में वहां से रिलीज होता है। एक तीसरा भी स्टेंट है जिसको एब्जॉर्बेबल स्टेंट कहते हैं, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स की वजह से ये फिलहाल आउट ऑफ मार्केट है। एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड। ये मशीन कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हम हार्ट के नस के अंदर जाके उसमें सोनोग्राफी करते हैं। उसमें हमें इस टाइप के पिक्चर्स मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हार्ट की नस में एग्जैक्टली कहाँ पे ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है, कहाँ पे कैल्शियम है, कहाँ पे नस फटी हुई है और आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ये देख के हम अपनी स्टेंटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी यूज करने से आपको जरूर फायदा होगा। एक दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। उसका मशीन ऐसा दिखता है। इसमें हम हार्ट की नस के अंदर जाते हैं और जैसे हम अंदर से सोनोग्राफी करते हैं हार्ट की नस के अंदर से, उसी तरह से हम ऑप्टिकल कोहेरेंस से अंदर की फोटो निकालते हैं, जिससे हमें पता चले कि स्टेंट एग्जैक्टली कहाँ बिठाना है और स्टेंट बिठा के क्या करना है वहां पे। ये सब चीज़ों का हमें अंदर से पता लगता है। ये भी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने से आपको
ऑन टेबल भी फायदा होगा और लंबे समय के लिए भी आपको एंजियोप्लास्टी में फायदा रहेगा। अगर आपका ब्लॉक बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा कैल्शियम है और एकदम ज्यादा हार्ड हो गया है, तो हम डायमंड टिप्ड रोटा अब्लेटर यूज करते हैं। इस रोटा अब्लेटर के टिप पे बहुत सारे डायमंड क्रिस्टल्स लगे होते हैं। डायमंड इतना हार्ड होता है कि वो कैल्शियम को चिप करके निकाल देता है। इस तरह से रोटा अब्लेटर अंदर अपनी नस के अंदर घूम के वो पूरा सा कैल्शियम निकाल देता है। ये रोटा अब्लेटर की स्पीड होती है 1,80,000 रोटेशंस पर मिनट, यानी कि आप समझ सकते होंगे कि स्पीड से वो कैल्शियम को कट करता है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी समझने के बाद अब हम समझते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी मतलब क्या? मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं। अगर आप रोड पे जा रहे हो और कहीं पे ट्रैफिक जाम है तो हम क्या करते हैं? एक ओवरहेड ब्रिज बनाते हैं। वो ओवरहेड ब्रिज माने एक बाईपास ट्रैक हो गया ताकि वहां से ट्रैफिक जा सके। इसी तरह से अगर हार्ट की नसों में, जो कि यहां पे हैं, ब्लॉकेजेस हैं, तो हम एक्स्ट्रा बाईपास ट्रैक बना के नॉर्मल जगह से ब्लड डाइवर्ट कर सकते हैं हार्ट की नस के लिए। इससे फायदा ये होगा कि ब्लॉक पूरा बाईपास हो जाएगा। इसके लिए इसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी मतलब ओपन हार्ट सर्जरी है। इसको ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है और कभी कभार रोबोटिक्स का भी यूज कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी के स्टेप्स में सबसे पहले आपका पूरा चेस्ट ओपन किया जाता है। चेस्ट ओपन करने के बाद पूरा क्लीन करके फिर वहां की नसें निकाल के दूसरी नसें हम लगाते हैं। दूसरी नसें या तो हाथ में से हो सकती है, पैरों में से हो सकती है, या तो छाती के अंदर की भी नसें यूज कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी के 1-2 दिन बाद इंसान आईसीयू में होता है, जिसमें वेंटिलेटर लगा होता है, काफी ज्यादा मॉनिटर्स होते हैं और काफी ज्यादा इंजेक्शंस, ब्लड, वो सब लगा रहता है। इंसान होश में तो होता है लेकिन बोल नहीं पाता क्योंकि मुंह के अंदर, गले के अंदर ट्यूब लगी हुई होती है। इस तरह से बाईपास सर्जरी का रिकवरी हल्का सा स्लो रहता है। एंजियोप्लास्टी के बाद हमारे काफी ज्यादा पेशेंट्स घर जाते हैं या फिर वेकेशन की पे भी जा सकते हैं। 7 दिन के बाद बाईपास सर्जरी का स्कार कुछ इस तरह दिखता है और जहां से भी वेन या नस निकाली हो या आर्टरी निकाली हो वो साइड ऐसा दिखता है। 7 दिन बाद एंजियोप्लास्टी के बाद आप जरूर ऑफिस जा सकते हैं और सब काम कर सकते हैं अगर आप ठीक हो तो। आइए दोस्तों, अब समझते हैं एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में फर्क क्या है। सीधी भाषा में समझे तो एंजियोप्लास्टी को 1 से 3 घंटे लगते हैं, 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और 3-4 दिन या हफ्ते भर में आप काम पे जा सकते हैं। ब्लड थिनिंग मेडिसिन 2 रहती है और बाकी काफी सारी मेडिसिन रहती हैं जो आपको प्रेफरेबली लॉन्ग टर्म लेनी पड़ सकती है। एंजियोप्लास्टी के बाद ब्लॉकेज वापस आने के चांस 5 to 7% होते हैं, बट 93 to 95% लोगों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। समझो कि अगर ब्लॉकेज आता है तो फ्यूचर में अपने पास रिपीट एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी का ऑप्शन ओपन रहता है। बाईपास सर्जरी का टाइम होता है 4 से 12 घंटे। हॉस्पिटल में 7 से 15 दिन रुकना पड़ सकता है और 2 से 3 महीने के बाद आप नॉर्मल काम पे जा सकते हैं। एक ब्लड थिनर होता है और बाकी काफी सारी मेडिसिन होती है। फिर से ब्लॉकेज होने का चांस 3 से 7% होता है और अगर ब्लॉकेज होता भी है तो रिपीट एंजियोप्लास्टी या रीडू बाईपास सर्जरी
के ऑप्शंस पॉसिबल हैं। हम डिसाइड कैसे करते हैं? एज कार्डियोलॉजिस्ट हम बहुत सारी चीजें सोच के आपको बताते हैं कि आपको एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या बाईपास सर्जरी की जरूरत है। हम आपकी उम्र, जेंडर, क्या आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, पहले आपने स्मोकिंग ड्रिंकिंग किया है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, किडनी प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, बाकी सब डिजीजेस, कोई खून की बीमारियां, ये सब है कि नहीं, वो सब सोचते हैं। हालांकि डायबिटीज के लोगों में ज्यादातर मल्टीवेसल डिजीज होता है, यानी कि ब्लॉक्स काफी ज्यादा होते हैं, तो डायबिटीज के लोगों में हम थोड़ा सोच के डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हम एंजियोग्राफी सीडी देखते हैं। एंजियोग्राफी सीडी में हम देखते हैं कि ब्लॉकेजेस कितने हैं, कहाँ हैं, उसमें कैल्शियम है कि नहीं, कितने टाइट है, वो ब्लॉकेजेस एंजियोप्लास्टी से खुल पाएंगे या फिर उनको बाईपास सर्जरी लगेगा, हार्ट मसल को उससे कितना फायदा होगा, आप कितना लंबा जिएंगे, आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20 और 25 साल में क्या प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटी है, वो सब चीजें हम सोचते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट और फैमिली चॉइस। हाँ, कुछ हद तक डॉक्टर्स एक्सपर्टीज पे भी डिपेंड होता है। कुछ डॉक्टर्स एंजियोप्लास्टी में माहिर होते हैं, कुछ डॉक्टर्स बाईपास सर्जरी में माहिर होते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे वो भी सोचना जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग इतने सारे क्राइटेरिया सोचकर फिर प्लानिंग करते हैं कि आपको एंजियोप्लास्टी करना है या बाईपास सर्जरी करना है। ये सारे क्राइटेरिया लेकर हम एक सॉफ्टवेयर में लोड करते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर आंसर मिलता है कि आपके लिए बेस्ट क्या ट्रीटमेंट है। इस सॉफ्टवेयर में 100 से अधिक क्राइटेरिया होते हैं, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता है। हम समझते हैं कि आपका दिल नाजुक है और ये नाजुक दिल के लिए बेस्ट डिसीजन लेना जरूरी है। तो आइए, मेकिंग द राइट चॉइस। अगर आपको हार्ट अटैक है तो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी, जैसे कि हमने ग्राफ में देखा था, इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। मतलब कि फर्स्ट 60 मिनट्स गोल्डन आवर, फर्स्ट 6 आवर्स इज द गोल्डन पीरियड। जल्द से जल्द इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करना जरूरी है। यूजुअली अगर 1 या 2 ब्लॉक होते हैं तो हम एंजियोप्लास्टी सजेस्ट करते हैं। अगर ब्लॉक ज्यादा होते हैं, डायबिटीज है, तो उस टाइम पे हम सोचते हैं कि आपको बाईपास सर्जरी से ज्यादा फायदा होगा या एंजियोप्लास्टी से ज्यादा फायदा होगा। इस तरह से हमारा पूरा थिंकिंग प्रोसेस रहता है, जिसके बेसिस पे हम आपको डिसीजन देते हैं। हर इंसान के लिए वो डिसीजन अलग होता है। ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम FFR कहते हैं। FFR मतलब हम हार्ट के ब्लॉक के आसपास प्रेशर्स मेजर करते हैं। हार्ट के नस के अंदर एक वायर डालते हैं, वो वायर के ऊपर एक प्रेशर मशीन रहता है, जिससे कि हम प्रेशर नाप सकते हैं कि वो ब्लॉक के दोनों साइड पे कितना प्रेशर है। अगर वो ब्लॉकेज कम है और प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो वहां पे एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत नहीं है। लेकिन समझो कि ब्लॉक ज्यादा है और प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो वहां पे एंजियोप्लास्टी करना जरूरी हो जाता है। इस बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। हाँ, FFR का फायदा ये होता है कि आपको स्टेंट्स कम लगेंगे, कॉस्ट कम लगेगा और आपको फायदा ज्यादा होगा। हमारे पास एक ऐसी पेशेंट आई थी टांजानिया से, जिसको तीनों नसों में ब्लॉकेजेस थे और हमने FFR किया। FFR में तीनों नसों में प्रेशर्स नॉर्मल थे, तो उनको कुछ भी नहीं लगा, उनको ना एंजियोप्लास्टी लगा ना बाईपास सर्जरी लगी। वो सीधे घर गए और मेडिसिन पे उनका ट्रीटमेंट हो गया। आज उस बात को 5 से 6 साल हो गए और वो लेडी नॉर्मल है। आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपके लिए बेस्ट डिसीजन लेते हैं। हम काफी चीजें सोच के आपके लिए डिसीजन लेते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट
12 से 15 साल ट्रेनिंग करने के बाद ये डिसीजंस ले सकते हैं। पोस्ट प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी के बाद 2 से 3 दिन रेस्ट कर सकते हैं, 2 या 3 दिन के बाद वर्क शुरू कर सकते हैं। हल्की एक्सरसाइज आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हेवी एक्सरसाइज 6 हफ्तों के बाद स्टार्ट करें तो बेटर है। ड्राइविंग के लिए भी प्रेफरेबली 4 से 6 हफ्ता रुकना चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी 4 से 6 हफ्ते के बाद करें तो बेटर है। बाईपास सर्जरी के बाद रेस्ट 1 से 3 महीना लेना चाहिए। काम 1 से 3 महीनों के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। हल्की एक्सरसाइज आप इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं, लेकिन हेवी एक्सरसाइज 2-3 महीने के बाद करें तो बेटर है। ड्राइविंग के लिए भी 2-3 महीना रुकना चाहिए और सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी 2-3 महीना रुकना चाहिए। ये ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं। हर केस में इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजंस आपके डॉक्टर आपके लिए बेस्ट ले सकते हैं। लाइफ लॉन्ग केयर, चाहे एंजियोप्लास्टी करें चाहे बाईपास सर्जरी करें, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना जरूरी है। डू नॉट स्टॉप योर मेडिसिन अनलेस स्टॉप बाय योर कार्डियोलॉजिस्ट। रोज आधा से पौना घंटा एक्सरसाइज करें। लो सॉल्ट, लो फैट, हेल्दी डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स और स्प्राउट्स, उस टाइप का डाइट खाएं। जंक फूड ना खाएं। टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। इफ पॉसिबल दोपहर की नींद भी लें। इससे एक आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल बन जाएगी। हाँ, आपको 3 से 6 महीने में आपके कार्डियोलॉजिस्ट से फॉलोअप करना ज़रूरी है, ताकि कोई हल्के फुल्के 19-20 चेंजेस आए तो उसको अपन चेंज करके इम्प्रूव कर सकें। और ये फॉलोअप लाइफ लॉन्ग के लिए रहना चाहिए। साल में 1 या 2 बार आपको ब्लड टेस्ट, ईसीजी या 2D को बताए जाएंगे, वो करना ज़रूरी है। टीम धड़कन में हम लोग प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों पे फोकस करते हैं। प्रिवेंशन में हम लोग हेल्दी इंडिविजुअल्स या फिर जिनको भी हार्ट डिजीज का रिस्क ज़्यादा है, उन पेशेंट्स को साइंटिफिकली प्लान्ड सेशंस विद कार्डियोलॉजिस्ट मॉनिटरिंग हम लोग डाइट, योगा और एक्सरसाइज देते हैं। इससे पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम होते हैं, अर्निंग और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है और बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। समझो कि किसी को ऑलरेडी हार्ट डिजीज है, तो हमारी धड़कन की टीम में बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो इंटरनेशनली ट्रेंड हैं। हम लोग जेन्युइन एडवाइस देते हैं और बढ़िया से बढ़िया एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर और बाईपास प्रोसीजर्स करते हैं। उसके ऊपर डाइट, योगा, लाइफस्टाइल, फिजियोथेरेपी, कार्डियक रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस से हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, ताकि आपकी लंबी जिंदगी मिले और आप नॉर्मली जी सकें। हाँ, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के बाद हमारे काफ़ी पेशेंट्स लंबी लंबी मैराथन्स भी दौड़ते हैं। मेरे काफ़ी पेशेंट्स 21 किलोमीटर भी दौड़ चुके हैं और लेह लद्दाख भी जा चुके हैं। उसका मतलब कि आप एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बाद भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। टीम धड़कन में हम लोग हार्ट रिलेटेड सारी सर्विसेज देते हैं, चाहे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, पेसमेकर, डाइट, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, योगा, काउंसलिंग, डायबिटीज ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। हर वो चीज़ जो हार्ट पेशेंट को ज़रूरी होती है, हम सब कुछ देते हैं। फ्रेंड्स, टीम धड़कन बेस्ट टीम है जो हर टाइप का हार्ट ट्रीटमेंट एक ही रूफ के अंडर देता है। आप एज वॉलंटियर्स भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर ये चीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली से शेयर करते हैं तो काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। इस तरह से आप दूसरे लोगों को हार्ट डिजीज़ से बचा सकते हैं और अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है
जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हार्ट पेशेंट्स शेयर करते हैं।